हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल बीबी सर यूके में। देखिए, आज से मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड स्पेशल पुलिस 60 डे कोर्स कराने वाला हूं, जिसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला होगी और साथ साथ में कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इन लेक्चरों को या तो अच्छे से सुनिए या अच्छे से लिखिए। अब लिखने का समय तो रहा नहीं दोस्तों, तो एक काम करेंगे, आप इन लेक्चरों को बहुत बारीक तरीके से सुन लीजिएगा, ठीक है। और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप उस टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करिए। तो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है नोट्स, तो उन नोट्स को हम क्या कर देंगे दोस्तों, वहां पर भेज देंगे दोस्तों। तो आपके लिए आसानी से पढ़ने में बढ़िया मजा आ जाएगा वहां से दोस्तों। कुछ इस तरीके से नोट्स डिजाइन किया गया है दोस्तों हमारी टीम के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, तो उससे काफी हेल्प हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है। तो पहला लेक्चर है मेरा आज का इतिहास से है दोस्तों। इतिहास बोले तो भारतीय इतिहास से, इतिहास 3 सेक्शन में है दोस्तों। तो सिलेबस कैसा होगा क्या होगा आगे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जीएस तो पूछा जाएगा, उत्तराखंड पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इतिहास के सेक्शन को कवर कराता हूं, क्योंकि उत्तराखंड तो मेरे द्वारा प्लेलिस्ट में कंप्लीट कराया गया है। तो इतिहास में सबसे पहले प्राचीन इतिहास से कवर करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्राचीन इतिहास से बहुत सवाल पूछता है। तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले आप लोगों का दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल से सवाल बनता है। तो आप डालेंगे दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल। क्या डालेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक, तो प्राग ऐतिहासिक काल से कौन कौन से सवाल बनते हैं देखिएगा दोस्तों। ठीक, तो पहला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों आप, ऐसा काल जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं होती है। लिखित जानकारी नहीं, तो लिखित जानकारी नहीं मिलती है, याद रखेंगे दोस्तों आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दोस्तों यहां पर आपका कि मनुष्य ने आग का आविष्कार कब किया। मनुष्य ने आग का आविष्कार कब किया। मनुष्य ने आग का आविष्कार जिस काल में किया उस काल का नाम है दोस्तों पुरापाषाण काल। पूरा पाषाण काल, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आप याद रखेंगे दोस्तों, पहिए का आविष्कार कब किया मनुष्य ने। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार किया नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में किया। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मनुष्य कब से स्थायी बनने लग गया, कब से स्थायी निवास बनाने लग गए हो। तो स्थायी निवास, स्थायी निवास, तो आप लिखेंगे नवपाषाण काल। कौन सा काल? नवपाषाण काल। और इसके बाद जब मनुष्य रहने लग गया स्थायी निवास, तो ये कृषि करना शुरू कर दिया इसने। तो गेहूं और जौ की खेती इसने सबसे पहले प्रारंभ किया। ठीक, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया। तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ते को याद रखेंगे आप। इसके बाद जो सवाल आपको पूछा जा सकता है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया। किस धातु का प्रयोग दोस्तों? तांबे का। इसके बाद आपको याद रखना है यहां पर कि पुरापाषाण कालीन औजार की खोज किसने की। पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की। तो रॉबर्ट का नाम याद रखना है आपको, रॉबर्ट ब्रूस फूड जी का नाम याद रखना, जिन्होंने 1863 में खोजा पुरापाषाण कालीन औजार। इसके बाद जो पॉइंट यहां पर आपको इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है दोस्तों, जो पॉइंट याद रखना है। इसके बाद मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी किसने दिया। तो मध्य पाषाण काल के बारे में जिसने जानकारी दिया, तो सी
एल क्लाइन ने दिया और 1867 में दिया। कब दिया दोस्तों? 1867 में। ये थी प्राग ऐतिहासिक काल की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। इसके बाद हम सीधे आते हैं दोस्तों सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां से सवाल बहुत पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता का कालक्रम कितना था? यहां से बार बार सवाल बनता है। तो आप लिखेंगे सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड डालेंगे आप 2400 से लेकर के 1700 तक इसका टाइम पीरियड बताया गया है। ठीक, अगर आपका कई बार ऊपर नीचे हो जाता है डाटा, तो सर्वमान्य तिथि ये बताया गया है, तो इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन मत करिए, आप लेक्चर को बारीक तरीके से सुनिए, बहुत हो जाएगा आप लिख के ले लो, वहीं सफिशिएंट हो जाएगा। तो सिंधु सभ्यता में पहला पॉइंट आपको याद रखना है, भारत की प्रथम सभ्यता, विश्व की प्रथम भी है, भारत की पहली सभ्यता, पहली सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता याद रखना है, पहली सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इसकी आकार, सिंधु सभ्यता का आकार कई बार पूछा जाता है। आकार थी आप लोगों का त्रिभुजाकार, और यह सिंधु सभ्यता 3 देशों में फैला है दोस्तों, 3 देशों में, 3 देशों में। तीनों देशों के नाम याद होने चाहिए आपको, खास करके सबसे पहला देश AFG अफगानिस्तान, दूसरा आपका पाकिस्तान, तीसरा आपका भारत अपना देश। ठीक, तो सिंधु सभ्यता 3 देशों में फैला है दोस्तों। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो लिपि भी पूछा जाएगा। लिपि भाव चित्रात्मक, ठीक, और जिसे पढ़ा बहुत कम गया है या फिर पढ़ा ही नहीं गया है, आप याद रखेंगे। इसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचय थे? धातु से परिचय, ये लोग कांस्य धातु से परिचय थे, कांस्य, या जिसे आप तांब कहते हैं, कांस्य धातु से परिचय। किस धातु से परिचय नहीं थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे धातु से परिचय नहीं थे, याद रखेंगे। ठीक, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है सिंधु सभ्यता में कितने नगर प्रमुख थे? तो इन लोगों की जो सबसे प्रमुख याद रखना है नगर, सबसे इंपॉर्टेंट नगर, 7 नगरों को याद रखना है आपने। कितने नगरों को? नगर 7 नगरों को याद। ठीक, खास करके 7 भी नहीं रहोगे तो 2-3 नगर तो याद रखना है आपको। पहला मोहन जोदड़ो को याद रखना है, सेकंड आपको लोथल को याद रखना है, थर्ड आपका राखीगढ़ी को याद रखना है, फोर्थ आपका कालीबंगा को याद रखना है, फिफ्थ आपका मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा हो गया। इसके बाद एक शुद्ध शुद्ध कोटदा, शुद्ध कोटदा को भी याद रखोगे तो चल जाएगा, और एक हड़प्पा हो गया। ठीक है दोस्तों, खास करके यहां पर इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं दोस्तों। मोहनजोदड़ो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मोहनजोदड़ो को बोला गया है मृतकों का टीला। क्या बोला गया है? याद रखेंगे दोस्तों आप, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ बताइए, सवाल पूछा जा चुका है। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार, मतलब स्नान करने वाला गार, स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी बोला गया है, कि जुड़वा राजधानी भी बताया गया है, याद रखेंगे आप। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है यहां पर, कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, ये सवाल पूछा गया है। ठीक दोस्तों, इसके बाद यहां पर सवाल पूछा जाएगा
सिंधु सभ्यता के दो बंदरगाहों के नाम बताइए। सिंधु सभ्यता के दो बंदरगाहों के नाम, बंदरगाहों के नाम जहां से ये लोग व्यापार करते थे, बंदरगाहों के नाम, एक हो गया आपका लोथल और एक हो गया आपका ये सुदकोटदा। सुदकोटदा। तो याद रखना है जो लोथल स्थान है ये गुजरात में है, तो याद रखेंगे लोथल कहाँ है, गुजरात। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। ठीक, इसके बाद इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे के भाग। सिंधु सभ्यता की जो सैंधव सभ्यता की जो समाज थी ये मात्र सत्तात्मक थी, क्योंकि यहां मातृ देवी की पूजा ज्यादा की जाती थी, तो समाज मात्र सत्तात्मक, याद रखेंगे मात्र सत्तात्मक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आप लोगों के लिए यहां पर कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो धरती मां, जिसे ये लोग उर्वरता देवी की पूजा करते थे, याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचय नहीं थे, मैंने बता दिया धातु से। ठीक, अधिकतर मुद्राओं में शिव देवताओं के मतलब शिव देवताओं को भी वो किया गया, यहां पर बताया गया है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद आपको जो चीज यहां पर याद रखनी है कि इन लोगों की फसल मैंने आपको बता दिया, शायद फसल अगर याद रखना है तो फसल तो गेहूं और जौ ये लोग उगाते थे, गेहूं और जौ उगाते थे। व्यापार के लिए मोहरों का प्रयोग करते थे, व्यापार के लिए मोहरे का प्रयोग करते, क्योंकि उन दिनों मोहरे ही चलते थे दोस्तों, इतना आप याद रखेंगे। ठीक, अगर सवाल पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा स्वतंत्रता के बाद जो स्थल खोजे गए हैं, स्वतंत्रता के बाद सिंधु के जो सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए हैं वो लोथल गुजरात से खोजे गए, इतना आप याद रखेंगे। और इस पर इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, और आगे के पॉइंट फिर मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, और पीडीएफ से आप क्या कर ले जाएंगे, आसानी से उन चीजों को लिख लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, जो चीज आपको पढ़ाना है, अब मैंने वैदिक संस्कृति पढ़ानी है। क्या पढ़ानी है दोस्तों आपको, वैदिक संस्कृति। ऐसे ही बढ़ेंगे हम फटाफट, सटासट 60 डेट में कोर्स खत्म, आप लोग सेलेक्ट ले जाओ बस। ठीक, तो टॉप हेडिंग डालेंगे आप वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति हेडिंग डालेंगे। और वैदिक संस्कृति में क्या पढ़ाया जाता है, उससे पहले एक बार इनका टाइम पीरियड देखेगा। वैदिक संस्कृति का टाइम पीरियड 1500 बीसी से 600 बीसी तक इनका टाइम पीरियड है पूरा, आप याद रखेंगे। क्या क्या पढ़ाया जाएगा इसमें थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले आपको मैं भारत के सर्व प्राचीन धार्मिक ग्रंथों पर ले जाता हूं। तो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेद को पढ़ना जरूरी है हमने। ठीक, तो यहां पर याद रखना आपको वेद कितने होते हैं, तो वेद 4 हैं दोस्तों। तो चारों के नाम आपको यहां पर लिखने अच्छे से। ठीक, सबसे पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा वेद आपका यजुर्वेद, तीसरा वेद आपका सामवेद, और चौथा वेद आपका दोस्तों अथर्ववेद। क्लियर है, आप इन चारों वेदों को याद रखेंगे। ठीक, सबसे प्राचीन वेद यहां पर लिख दीजिए आप शॉर्ट में, सबसे प्राचीन वेद और सबसे नवीन वेद, सबसे नवीन वेद अथर्ववेद को कहते हैं। अब मैं एक बार इन वेदों को खोल रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो टॉप हेडिंग डालेंगे दोस्तों आप ऋग्वेद, ऋग्वेद। देखते हैं ऋग्वेद के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, सबसे प्राचीन वेद इसी को बोला जाता है। ठीक, ऋग का अर्थ होता है, ऋग
का अर्थ होता है रचना, रचना या श्लोक, रचना या श्लोक याद रखेंगे आप। ऋग का अर्थ, ऋग्वेद में नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। 1028 सूक्त है और 10,000, ठीक है दोस्तों, 10,462 रचनाएं हैं। 10,462 रचनाएं हैं, याद रखेंगे आप। ऋग्वेद में खास करके जो तीसरा मंडल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दोस्तों जिस चीज का उल्लेख है वहां पर आपको एक तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलेगा। किस मंत्र का? गायत्री मंत्र का। और सूर्य देवता भी यहां पर आपको मिलेंगे, सूर्य देवता। आपको यहां पर जो इसके बाद याद रखना है, 9वें मंडल, 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो 9वें मंडल में आपका दोस्तों सोम देवता का उल्लेख है, या सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, 10वें मंडल में क्या है? तो बेसिकली 10वें मंडल में आप लोगों का वर्ण व्यवस्था से संबंधित है, लेकिन पुरुष सूक्त तो यहां पर याद रखना, आपको पुरुष सूक्त का उल्लेख भी है यहीं पर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। और ये सारे किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं यजुर्वेद के बारे में। कौन से वेद? यजुर्वेद, ठीक। इसे गद्य और पद्य में लिखा गया है, याद रखेंगे। यजुर्वेद पहला पॉइंट आएगा गद्य और पद्य में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने यजुर्वेद पर याद रखना है, इसके 2 शाखा है, 2 शाखा, यजुर्वेद के 2 शाखा है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक है आपका कृष्ण, एक क्या है आपका कृष्ण यजुर्वेद। और ऋग्वेद पर इतना ही याद रखना है। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों सामवेद। क्या पढ़ाया जाएगा? सामवेद। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा सामवेद, क्योंकि इसे भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को बताया जाता है? तो वो सामवेद को बताया जाता है। यहां पर बोले तो एक शॉर्ट में भी आता है, गायन का उल्लेख है। क्या आता है यहाँ पर? गायन। पूरा ही यहाँ पर गीत हित से संबंधित उल्लेख है, ठीक। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद तो दिख रहा होगा मेरे ख्याल से दोस्तों, अथर्ववेद। अथर्ववेद को जादू टोना भी वेद भी कहते हैं, जादू और टोना। जादू और टोना का सभी यहीं पर है, विधि विधान कर्म कांड पूरा आप याद रखेंगे। जादू टोने का उल्लेख कहां पर है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे सबसे नवीन वेद बताया गया है। सबसे नवीन वेद कौन सा वेद? तो आप याद रखेंगे सबसे नवीन वेद आप लोगों का हो गया अथर्ववेद, ठीक। इसके बाद आपको याद रखना है वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग दोस्तों आप लोगों का 6 होता है। कितने होते हैं वेदांग? 6। तो एक बार हेडिंग डालेंगे आप वेदांग, तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। और इसके बाद जो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट यहां पर, वेदांग 6। और इसके बाद पुराण याद रखने, क्या याद रखने? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है दोस्तों। कितना? 18। और 18 में से याद रखने सबसे प्राचीन और सबसे विश्वसनीय पुराण, तो सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। और जो सबसे बड़ा पुराण है, सबसे बड़ा पुराण
वो है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण। हम बातें कम करेंगे, हम पढ़ेंगे ज्यादा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर भी करते रहिए, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो मजा भी तो नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, और तैयारी आप बेहतर तरीके से कर ही रहे होंगे, उसमें कोई कमी नहीं करेंगे आप, क्योंकि मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बेहतर तैयारी करेंगे। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों वैदिक संस्कृति के बारे में। देखते हैं वैदिक संस्कृति में किसको पढ़ाया जाता है। हाँ, वैदिक संस्कृति सबसे पहले आपको याद रखना है, वैदिक संस्कृति का टाइम पीरियड 1500 बीसी से 600 बीसी तक आप करेंगे। और यहां पर दो भाग में पढ़ाया जाता है, एक ऋग्वैदिक काल, और एक पढ़ाया जाएगा आपको दोस्तों उत्तर वैदिक काल। इट इज ओके। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक, अब एक बार जेन्युइन हम ऋग्वैदिक सॉरी ये वैदिक संस्कृति के बारे में देख लेते हैं, फिर हम वैदिक संस्कृति और ये उत्तर वैदिक के बारे में देख लेंगे थोड़ा सा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे यहाँ पर। ठीक, दोनों को साथ साथ लेकर के चलेंगे। वैदिक संस्कृति में किसको पढ़ाया जाता है? ठीक है, किसको पढ़ाया जाता है, आखिर इसमें किसको पढ़ाया जाता है? तो यहां पर आर्यों के बारे में बताया जाता है। किसके किसके बारे में? आर्यों के बारे में। ठीक है, दोनों ही समाज में आर्यों के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहला ही पॉइंट आएगा, आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का अर्थ, आर्य का अर्थ होता है बच्चों श्रेष्ठ या वीर या योद्धा, इसका मतलब ये होता है। क्लियर है? इसके बाद यहां पर याद रखने, आर्य कहां से आए थे? आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे दोस्तों? मध्य एशिया से आए थे। इसके बाद यहां पर आपको याद रखना है, जो आर्य लोग आए भारत में, बसे पंजाब और इस रीजन में, तो इन लोगों ने, जो इन लोगों की सभ्यता थी, या भारत की दूसरी सभ्यता, भारत की दूसरी सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी, याद रखिए। पहली सभ्यता नगरी, तो दूसरी सभ्यता ग्रामीण। ये लोग पशुचारक थे। पशुचारक थे, कैसे थे? पशुचारक थे, इतना आप याद रखेंगे। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा पूछी जाएगी आप लोगों को, भाषा संस्कृत थी, इतना आप याद रखेंगे। कैसी थी? संस्कृत थी। इसके बाद आप याद रखेंगे कि जो वैदिक सभ्यता है या जो वैदिक संस्कृति है, इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इसके बाद जो यहां पर राजा होता था दोस्तों, राजा, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे राजा। थोड़ा सा लाइट चली गई थी दोस्तों। राजा एक तो जन और गायों का रक्षक होता था। तो राजा जन और गायों का रक्षक होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जन मीन्स लोग, तो ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग, तो यहां पे याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद में जन शब्द का जो प्रयोग हुआ है ये 275 बार हुआ है। कितने बार? 275 बार हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, प्रमुख संस्थाएं थी यहां पर बनी हुई, प्रमुख संस्थाएं, जहां पर विदत होती थी आपकी, ये प्रमुख लोगों की संगठन होती थी, प्रमुख लोगों की संगठन या प्रमुख लोगों के संगठन, प्रमुख लोगों के संगठन। और जो सभा होती थी, जो सभा होती थी, ये बुजुर्गों का संगठन था, बुजुर्गों का संगठन। और समिति जो थी, यहां पर आपको याद रखना है, समिति जो थी ये सभी लोगों का संगठन था, सभी
लोगों का संगठन था। ओके दोस्तों, और यहां पर गुप्तचर को क्या कहा जाता था वैदिक सभ्यता में? गुप्तचर को स्पर्श कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्पर्श। और चरागाह भूमि का प्रधान कौन होता था? चरागाह। ठीक है, तो चरागाह भूमि का प्रधान, ये सवाल पूछा गया तो याद रखेंगे वज्रपति होता था। ये कौन होता था? वज्रपति होता था, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, राजा युद्ध का प्रधान नेता होता था। ये अगर युद्ध करना है तो राजा युद्ध का प्रधान होता था। ये भी आप याद रखेंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है आपने। ठीक, तो चारों दिशाओं को जो जीतता था उसे एक राट शब्द से संबोधित किया जाता था। यहाँ तो वैदिक संस्कृति में या वैदिक सभ्यता में जो चारों दिशाओं को जीतने वाला उसको क्या कहा गया है? तो यहां याद रखेंगे चारों दिशाओं को जीतने वाले के लिए एकराट कहा गया है। क्या कहा गया है? एकराट कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां जो ऋग्वैदिक समाज थी ये पितृसत्तात्मक थी। तो ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक थी। पितृसत्तात्मक थी, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। यहां पर जो शादी नहीं करती थी जो जो लड़कियां, तो शादी जो अविवाहित रहते थे, अविवाहित अविवाहितों के लिए एक नाम मिलता है यहां पर अमाजु। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाजु। ऋग्वैदिक काल में, सॉरी हाँ, ऋग्वैदिक काल में सॉरी, जो लड़कियां शादी नहीं करती थी उनको किस नाम से जाना गया? अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन में गाय को अधन्या कहा गया है। क्या बोला गया है? अधन्या। सायंकालीन समय को क्या बोला गया है? सायंकालीन समय को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सायंकालीन को गोधूली कहा गया है। गोधूली शब्द मिलता है, इतना आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल जाते हैं सीधे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है यहां पर भी दोस्तों। तो सीधे सीधे अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। यहां पर कुछ दर्शनों के बारे में चर्चा करते हैं, खास करके यहाँ पर सांख्य दर्शन को याद रखना है आपको। ठीक, तो टॉप हेडिंग डालेंगे दर्शन। पहला इस साइड नाम आएगा और इस साइड प्रवर्तक आएगा कि इस दर्शन को देने वाले प्रवर्तक कौन थे। तो सबसे पहले सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, योग दर्शन, इसके बाद न्याय दर्शन, इसके बाद न्याय दर्शन, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा दोस्तों। इसके बाद पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, और अब याद रखना ये मिलान करिए में आएगा, देखना पुलिस में। ठीक, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक कहलाए वो कहलाए कपिल। कौन थे? कपिल। जो योग के दर्शन कहलाए वो कहलाए पतंजलि। और तो इसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों न्याय दर्शन के गौतम और पूर्व मीमांसा के, सॉरी पूर्व मीमांसा के जैमिनी हो गया। यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों जैमिनी। ठीक है, मैंने मार्कर जमा कर दिया, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? जैमिनी लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज ये पहला लेक्चर था दोस्तों, फिर मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ। तो आप पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब शेयर करिए दोस्तों। ठीक, तो कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।